चलिए, कल हम लोगों ने फिनॉल कंप्लीट कर लिया था। अब फिनॉल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, मोनोहाइड्रिक कामा डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या हैं? इन सभी के संरचना सूत्र लिखिए। इन सभी के संरचना सूत्र लिखिए। तो देखिए, एकदम सिंपल है। ऐसा फिनॉल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो, वो कौन है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल है जिसमें दो OH समूह उपस्थित हों, वह ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है और जिसमें 3 OH समूह उपस्थित हों। ये OH है, लिख लीजिएगा। चलिए, एक मिनट। जिसमें 3 OH समूह उपस्थित हो, ठीक है, 1 2 3, तो वह क्या कहलाएगा? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ओ सॉरी, यहाँ पे डाई है। जिसमें 1 OH समूह उपस्थित है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जिसमें 2 OH समूह उपस्थित है डाईहाइड्रिक फिनॉल, और जिसमें 3 OH समूह उपस्थित है वो कौन क्या कहलाएगा? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। कौन बोल रहा है नालायक? क्यों बोल रहे आशीष? तुम उठो वहां से, यहाँ बैठ जाओ और यहीं बैठना कल से हमेशा। यहाँ बैठ जाओ, हाल तुम कुट जाओगे। तुम आगे बढ़ो। और तो लिखो, इसकी परिभाषा लिख लो। इसके बाद देखो, ऐसा फिनॉल जिसमें एक OH समूह कामा 2 OH समूह तथा 3 OH समूह, ऐसा फिनॉल जिसमें 1 OH समूह कामा 2 OH समूह व 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, व 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, उसे क्रमशः मोनोहाइड्रिक फिनॉल, कामा डाईहाइड्रिक फिनॉल व ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। उसे क्रमशः मोनोहाइड्रिक फिनॉल, कामा डाईहाइड्रिक फिनॉल व ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। 2024 में सवाल आया है, ठीक है। उतार लीजिए स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। नोट कर लिया ये। अगला क्वेश्चन लिखो, अल्कोहल तथा फिनॉल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। अल्कोहल तथा फिनॉल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। अल्कोहल तथा फिनॉल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया है,
कि वे पदार्थ जल में आसानी से घुल जाते हैं जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। चूंकि अल्कोहल और फिनॉल दोनों को ही जब जल में घोला जाता है तो ये दोनों ही जल के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए दोनों ही जल में विलय हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, HOR ये कौन है, ROH अल्कोहल है, HOH ये कौन है, जल है, HOR ये कौन है, अल्कोहल है, HOH ये कौन है, जल है। अब ये क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। यहां क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए जल में विलय है। ठीक इसी प्रकार जो फिनॉल है HOC6H5 C6H5OH फिनॉल है ना, ये भी जल के अणुओं के साथ क्या बना लेता है, HOH ये जल का अणु है, HOC6H5 फिर HOH। तो अल्कोहल तो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता ही है, लेकिन फिनॉल को जब जल में घोला जाता है तो फिनॉल के अणु भी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसीलिए अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही जल में विलय है। तो लिखिए आप लोग, वे पदार्थ जल में आसानी से घुल जाते हैं जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। देखो, चूंकि अल्कोहल व फिनॉल दोनों ही जल में घोलने पर जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, अतः अल्कोहल व फिनॉल दोनों ही जल में विलय हैं। अतः अल्कोहल व फिनॉल दोनों ही जल में विलय हैं। उतार लीजिए, ये भी 2024 में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न लिखिए, प्राथमिक, अगला प्रश्न प्राथमिक कामा द्वितीयक, प्राथमिक कामा द्वितीयक व तृतीयक प्राथमिक कामा द्वितीयक व तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल बेंजिलिक अल्कोहल के संरचना सूत्र दीजिए, के संरचना सूत्र दीजिए। तो समझो बेंजिलिक अल्कोहल क्या होता है। ऐसा अल्कोहल जिसमें प्रतिस्थापी समूह के रूप में बेंजिल समूह अर्थात फेनिल समूह उपस्थित हो। देखो, जैसे हमारे पास ये CH3OH है,
यहां पर लिखते हैं। ए हमारे पास CH3OH है, ठीक, ये मेथिल अल्कोहल है। इसका हमने एक H हटाया, 2H रहने दिया, एक हटा दिया और उसकी जगह पर क्या जोड़ दिया, फेनिल समूह, जिसे हम बेंजिल समूह भी कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार हमने इसका एक H और हटाया और फेनिल समूह तो पहले से जुड़ा ही था, यानी बेंजिल समूह, हमने इसमें एक CH3 समूह और जोड़ दिया। इसी प्रकार हमने क्या किया, इसका एक H ये भी हटा दिया, OH पहले से ही था, CH3 था, एक CH3 हमने और जोड़ दिया और फेनिल समूह यहां पर था। तो देखिए, ध्यान देंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, OH समूह ए भी है और OH समूह इसमें भी उपस्थित है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये फिनोलिक OH ग्रुप है, ये फिनोलिक OH ग्रुप है। लेकिन क्यों है, क्योंकि ये OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ में बात आ रही है, ये OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये फिनोलिक है, ये अल्कोहलिक नहीं है। ये जो यहां पर जो OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो OH ग्रुप है, ये अल्कोहलिक OH ग्रुप है, ये अल्कोहलिक OH ग्रुप है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी ये तीनों अल्कोहल हैं और ये तीनों फिनॉल हैं। जबकि OH ग्रुप ए भी है, OH ग्रुप यहां भी है, तो यहां OH ग्रुप को हम अल्कोहल क्यों नहीं कह रहे हैं, फिनॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां वाला OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां वाला बेंजीन रिंग के कार्बन से कार्बन जुड़ा, फिर उस कार्बन से OH जुड़ा, सभी में ऐसा ही है, बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा, उससे फिर OH जुड़ा, बेंजीन रिंग के कार्बन से कार्बन जुड़ा, फिर उससे OH जुड़ा, तो ये सब अल्कोहल है। ये अल्कोहल, अगर हम इसे छुपा लें तो अल्कोहल है, देखो, अगर हम इसे छुपा लें तो अल्कोहल है, बोलो, इसे हम छुपा लें तो अल्कोहल है। यहां इसे अगर हम छुपा लेंगे तो हमें दिखाना ही इसको पड़ेगा, कहा जाएगा भैया हाथ हटाइए, तभी तो पता लगेगा OH जुड़ा कहां है, तो जुड़ा किससे मिलेगा वो, तो ये फिनोलिक हो गया ना, फिनोलिक OH ग्रुप। दोनों OH ग्रुप में अंतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहली बात तो ये तीनों अल्कोहल हैं, यहां ये तीनों कौन है, फिनॉल है। क्लियर। अब देखो, अब इनके नाम क्या रखे गए, किस आधार पे रखे गए, इसको हम क्या बोलेंगे, अभी इसको मत देखिए, केवल इसको देखिए। ये प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, क्योंकि प्राथमिक कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। ये प्राथमिक कार्बन क्यों है, क्योंकि इससे केवल एक अन्य कार्बन जुड़ा है। तो पहली बात तो ये प्राथमिक हो गया, कैसा हो गया, प्राथमिक हो गया। तीनों पहले यही बात देख लेते हैं, इसमें द्वितीय कार्बन से जुड़ा, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन इधर, एक कार्बन बेंजीन का जुड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। एक तृतीयक अल्कोहल है, क्यों है, क्योंकि 1 2 3 कार्बन इससे जुड़े हैं, तृतीय कार्बन है, तृतीय कार्बन OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, तृतीयक है, तृतीयक अल्कोहल है। अब चूंकि बेंजीन ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, जिसे हम बेंजिलिक ग्रुप या फेनिल ग्रुप कहते हैं, इसलिए ये प्राथमिक बेंजिलिक अल्कोहल है। बेंजिलिक अल्कोहल यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें बेंजिल समूह अर्थात फेनिल समूह भी उपस्थित है प्रतिस्थापी के रूप में।
तो वो क्या कहलाएगा? बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल ए भी है, बेंजिल अल्कोहल ए भी है, बेंजिल अल्कोहल ए भी है। ए प्राथमिक क्यों है? क्योंकि प्राथमिक कार्बन पर OH है। ए द्वितीयक क्यों है? क्योंकि द्वितीयक कार्बन पर OH है। ए तृतीयक क्यों है? क्योंकि तृतीयक कार्बन पर OH है। तो ये प्राथमिक बेंजिलिक अल्कोहल हो गया, ए द्वितीयक बेंजिलिक अल्कोहल हो गया। और ये तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल हो गया। ये भी 2024 में पूछा गया सवाल है, जिसमें उसने पूछा कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल के संरचना सूत्र दीजिए। तो ये बेंजिलिक अल्कोहल कब होगा? जब किसी अल्कोहल में बेंजीन समूह उपस्थित होगा। प्राथमिक द्वितीयक किस आधार पर होगा? प्राथमिक कार्बन पर OH है तो प्राथमिक, द्वितीय पर है तो द्वितीयक, और तृतीय कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है तो वह तृतीयक अल्कोहल होगा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, बनाइए। अगला क्वेश्चन लिखिए। उतार लिया आप लोगों ने ये? अगला क्वेश्चन लिखिए। ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है, जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है तथा फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। एथेनॉल से कीजिए। अरे भाई, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल से कीजिए। उत्तर लिखो। निम्न अभिक्रियाएं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। देखिए, ये हमारे पास फिनॉल है, ठीक है। इसकी क्रिया हमने सोडियम से करा दी। पहले थोड़ा ये बात समझ लीजिए, आपको पढ़ाया गया है 11th में, प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन बोले तो H पॉजिटिव, दाता क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। तो जो प्रोटॉन देगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब देखिए, एक बात और भी ध्यान सुन लीजिए। प्रतिस्थापन की अगर बात आती है तो प्लस हमेशा प्लस को प्रतिस्थापित करता है, माइनस हमेशा माइनस को, यानी प्लस प्लस को हटाता है, माइनस माइनस को। ऐसा नहीं होता कि प्लस माइनस को हटा दे, माइनस प्लस को। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। जब इसकी रिएक्शन होती है तो सोडियम क्षारीय धातु है, और क्षारीय धातु में माइनस थोड़ी होंगी, प्लस होगी, धनात्मक होती है। अब ये क्या करता है? सोडियम हाइड्रोजन को हटा देता है, ONA हो जाता है प्लस, हाइड्रोजन यहां से हट करके H2 बना लेता है। तो यहां 2 ले लीजिए, तो ये भी 2 ले लीजिए, 2H हटेंगे, 2 ONA वहां आ जाएंगे, 2 यहां भी ले लीजिए, और 2H हट करके क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे। और क्या मिलेगा हमारे लिए? सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि एक लवण होता है, लवण, साल्ट है। सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल का लवण है। तो एक बात तो ये हो गई कि सोडियम धनात्मक होती है,
और उसने H को हटाया, तो H यहां से धनात्मक रूप में ही तो निकला होगा, यानी H प्लस के रूप में निकला होगा। अर्थात फिनॉल ने H प्लस दिया, यानी प्रोटॉन दिया। H प्लस क्या है? प्रोटॉन। तो फिनॉल कौन है? प्रोटॉन दाता हो गया कि नहीं हो गया? और प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो यहां पर जो फिनॉल है, ये अभिक्रिया उसकी किस प्रकृति को प्रदर्शित कर रही है? अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित कर रही है। चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि फिनॉल अम्ल है। एक और भी बात, अम्ल क्षार की क्रिया से ही हमेशा लवण मिलता है, और यहाँ क्षारीय धातु से क्रिया हो रही है किसी पदार्थ की, और हमें क्या मिल रहा है? लवण। तो ये क्षारीय धातु है, इसका मतलब वो किससे क्रिया कर रहा है? किसी अम्लीय पदार्थ से। समझ में बात आ गई? अगली रिएक्शन में और स्पष्ट है ये बात। देखिए सेकेंड, NaOH से अभिक्रिया, जब हम NaOH क्षार से क्रिया कराते हैं तब भी हमें फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड लवण भी मिलता है। देखिए ये OH है प्लस NaOH से रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा? AH हट जाएगा, AH और OH H2O बन जाएगा, और H की जगह पर कौन आ जाएगा? Na आ जाएगा, और प्लस H2O बन जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमें? सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि कौन है? एक लवण है। और चूंकि यहां क्या हो रहा है? ये क्षार है, क्षार किसी पदार्थ से क्रिया कर रहा है और लवण बन रहा है। इसका मतलब वो पदार्थ खुद कौन है? अम्ल है, क्योंकि अम्ल क्षार जब क्रिया करेंगे लवण तभी बनेगा, और कोई दूसरी परिस्थिति नहीं है। और ये हमें पता पक्का क्षार है, और इससे क्रिया करके लवण बना रहा है, इसका मतलब ये फिर पक्का अम्ल है। क्लियर? दूसरी बात, यहां पर भी Na क्या है? पॉजिटिव है, और उसने इसको हटा दिया, इसका मतलब यही पॉजिटिव के रूप में हटा होगा, यानी इसने प्रोटॉन दिया। इस बात से भी स्पष्ट हो रहा है। तो ये दोनों क्रियाएं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही हैं कि फिनॉल अम्लीय है, फिनॉल अम्लीय है, फिनॉल अम्लीय है। तो आप लोग उतार लीजिए इसको, उतारिए। फिर इसकी एथेनॉल से अम्लता की तुलना कराते हैं, नोट करिए। चलिए अब हेडिंग डालिए, फिनॉल तथा एथेनॉल की अम्लता की तुलना। फिनॉल तथा एथेनॉल की अम्लता की तुलना। अब देखिए क्या है, क्या कह रहे हो? हैं? रिएक्शन शीट नहीं मिली है? कहाँ है? इस बैच में कौन रिएक्शन शीट देता है? आए नहीं? तो कोई एक बच्चा यार कागज पे करा लो प्रेजेंट, उसमें रोल नंबर नाम यही करना है केवल। एक कागज फाड़ लो। और गर्ल्स में कहाँ है? गर्ल्स में भी गायब है, तो एक पेज फाड़ करके करा लीजिए। देखिए अब ध्यान दीजिए, फिनॉल जो है, ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास फिनॉल है, ओके। ये हमारे पास क्या है? फिनॉल है। इसने एक प्रोटॉन त्यागा, माइनस H पॉजिटिव, और प्रोटॉन त्याग कर इसने क्या बनाया? देखिए प्रोटॉन त्याग कर इसने एक फिनॉक्साइड आयन बनाया, फिनॉक्साइड आयन बनाया। ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन है। अब अगर ये फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा? एक प्रोटॉन इसमें फिर से जुड़ जाएगा, तो फिर से फिनॉल बन जाएगा।
तो फिनॉल की जो अम्लता है, जो अम्लीयता है, एसिडिक नेचर है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि फिनॉल अपने इस रूप में ज्यादा रहना पसंद करेगा या अपने इस रूप में ज्यादा रहना पसंद करेगा। ये किस बात पर निर्भर करेगा? इन दोनों रूपों में जिस रूप में अनुनाद होगा या जिस रूप में ज्यादा आसानी से अनुनाद होगा। अब अनुनाद तो दोनों ही प्रदर्शित करते हैं, फिनॉल भी और फिनॉक्साइड आयन भी, लेकिन फिनॉक्साइड आयन बड़े आसानी से अनुनाद प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जो कम करने के लिए ये ऑक्सीजन आसानी से अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और आसानी से आगे की जो अनुनाद प्रक्रिया है, अनुनाद की प्रक्रिया है, वो संपन्न हो जाएगी। कैसे? सीधे देख ही लेते हैं उस चीज को। इसकी अनुनादित संरचना क्या बनेगी? ए वाला बॉन्ड यहां आएगा, तभी ए वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, ए वाला बॉन्ड फिर यहां आ जाएगा। पहले अनुनाद ही समझ लीजिए इसमें। अब ये रटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है, इसलिए ध्यान से समझिए। और तो क्या होगा? ए ऑक्सीजन यहां पर है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ए वाला बॉन्ड यहां आ गया, तभी ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? ए वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, तभी ये वाला बॉन्ड बाहर आ जाएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगी? यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और ए वाला बॉन्ड बाहर आ गया तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ए वाला बॉन्ड अपने यथास्थिति है ही है, ए वाला बॉन्ड यहां पर आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? ए वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे, ए वाला बॉन्ड बाहर आ जाएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा? यहां डबल बॉन्ड, ए वाला बॉन्ड अंदर आ गया, ए वाला बॉन्ड यथास्थिति है, ए वाला बॉन्ड बाहर आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? ए वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, तभी ये बाहर आ जाएगा। 11th में भी हम लोगों ने अनुनाद पढ़ा था। दो अनुनादित संरचनाओं के बीच डबल हेडेड एरो लगाते हैं, दो शीर्ष वाला तीर लगाते हैं। क्या होगा? यहां डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यथास्थिति है, ये वाला बॉन्ड अंदर आ गया और ये वाला बॉन्ड बाहर आ गया। इसके आगे और हम नहीं जा सकते ना, तो अनुनाद संकर बना दीजिए। ये डबल बॉन्ड है यहां पर और यहां पर नेगेटिव चार्ज आया है, देखिए यहां पर आया है, यहां आया, यहां आया है, तो आर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आया है। ये क्या है? अनुनाद संकर है, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि इन सभी अनुनादित संरचनाओं की मिली जुली संरचना होती है। ठीक है, और यही सब इन वास्तविक संरचना है, ये कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर दो बातें, क्या हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी यौगिक की या आयन की जितनी ज्यादा अनुनादित संरचनाएं होंगी वो उतना ही अधिक स्थायी होगा, या जिसमें अनुनाद ज्यादा आसानी से संभव है, ठीक है, वो अधिक स्थायी होगा। ठीक है, तो चूंकि क्या होता है कि जब फिनॉल एक प्रोटॉन त्यागता है तो एक प्रोटॉन त्यागने से जो फिनॉक्साइड आयन मिलता है वो अपने आप को अनुनाद के द्वारा अधिक स्थायी कर लेता है, यानी फिनॉल से भी ज्यादा स्थायी कर लेता है। इस तरह से अनुनाद करके ये जो चार्ज है उसको इसने डिस्पर्स कर दिया पूरी बेंजीन रिंग पर, जिस कारण ये क्या हुआ, स्टेबिलिटी गेन कर ली, इसने स्थायित्व प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो मोर स्टेबल हो जाता है, और किससे मोर स्टेबल? फिनॉल से भी ज्यादा मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल है। तो सिंपल सी बात है यार कि फिनॉल जो है अपने किस रूप में रहना ज्यादा पसंद करेगा? हर कोई अपने स्टेबल फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा, और फिनॉल का स्टेबल फॉर्म क्या है? फिनॉक्साइड आयन। तो ये अपने स्थायी रूप अर्थात फिनॉक्साइड आयन के रूप में रहना ज्यादा पसंद करता है, और इस रूप में आना है इसे, तो क्या करना पड़ेगा?
प्रोटॉन त्यागना ही पड़ेगा। तो फिनॉल अपने अधिक स्थायी रूप में रहने के लिए आसानी से प्रोटॉन त्याग देता है, ठीक है। इसलिए फिनॉल कौन है? अम्लीय है, प्रोटॉन दाता अम्ल है। प्रोटॉन त्याग क्यों रहा है? क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन मिल रहा है वो अनुनाद करके क्या हो जा रहा है? अधिक स्थायी हो जा रहा है। समझ में बात आ गई? तो स्थायित्व प्राप्त कर ले रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर ले रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है? फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से भी अधिक स्थायी हो जाता है। इसलिए फिनॉल अपने अधिक स्थायी रूप अर्थात फिनॉक्साइड आयन के रूप में रहने के लिए आसानी से प्रोटॉन त्याग देता है और अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है, बात समझ में आ गई। अब हम एथेनॉल की बात कर लेते हैं। जबकि एथेनॉल क्या करता है? देखिए, ये हमारे पास C2H5OH है, इसका नाम क्या है? एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। ये भी भैया प्रोटॉन त्याग सकता है, इसके पास भी है, और है तो त्याग सकता है, -H पॉजिटिव। और जब प्रोटॉन त्याग देगा तो क्या मिलेगा? C2H5O नेगेटिव, यही तो मिलेगा। और जब प्रोटॉन फिर से ग्रहण कर लेगा तो फिर से ये बना लेगा, इसको क्या कहेंगे हम? एथॉक्साइड आयन। एथॉक्साइड आयन जिसमें बेटा कोई अनुनाद नहीं होता, नो रेजोनेंस। ए रेजोनेंस प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल में दो चीजें होना जरूरी है। एक तो वो अनसैचुरेट हो, असंतृप्त, यानी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड उसमें होना चाहिए। दूसरा, वो जो असंतृप्तता है वो एकांतर क्रम में होनी चाहिए, ठीक है, यानी कॉन्जुगेशन में होना चाहिए उसको। कॉन्जुगेशन का मतलब ए बॉन्ड जैसे यहां से टूटा तो अगला बॉन्ड टूटकर यहां आ गया, मान लो यहां बॉन्ड ना होता, ए डबल बॉन्ड यहां ना होता, ए बॉन्ड टूटकर यहां आ जाता, फिर आगे तो कुछ होता ही नहीं, तब भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहां C2H5 ग्रुप जो होता है उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, जिस कारण ये किसी प्रकार का रेजोनेंस शो नहीं करता है। तो जब रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है तो इसका एथॉक्साइड आयन कैसा हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। तो एथिल अल्कोहल क्या कहेगा कि भैया देखो, हमने एक प्रोटॉन भी त्यागा, ठीक है, और जो बना वो फिर रेजोनेंस भी नहीं किया, तो हम इस रूप में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, हम अपने इसी रूप में ठीक है। तो यह रूप इसका कैसा है? मोर स्टेबल है। तो एथिल अल्कोहल की फॉर्म में ही मोस्ट स्टेबल है, इसलिए अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहने के कारण एक प्रोटॉन को आसानी से नहीं त्यागेगा। अब प्रोटॉन नहीं त्यागेगा तो कैसा होगा? उदासीन। इसीलिए एथिल अल्कोहल कैसा होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। या फिर हम इनमें तुलनात्मक रूप में कहें तो फिनॉल ज्यादा अम्लीय है, ये कम अम्लीय है, बहुत ही कम होता है, इतना कम कि इसे हम न्यूट्रल मान लेते हैं, और ये न्यूट्रल ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो फिनॉल अम्लीय क्यों है? क्योंकि वो अपने अधिक स्थायी रूप में जाने के लिए प्रोटॉन त्याग देता है। और उसका अधिक स्थायी रूप ये क्यों है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? अनुनाद। ये अधिक स्थायी ये प्रोटॉन क्यों नहीं त्याग रहा है? क्योंकि प्रोटॉन त्यागने के बाद जो एथॉक्साइड आयन मिल रहा है उसमें कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो कोई स्टेबिलिटी तो गेन करेगा नहीं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए एथिल अल्कोहल अपने इसी रूप में रहना ज्यादा पसंद करेगा, और इसी रूप में रहेगा तो प्रोटॉन नहीं त्यागेगा, मतलब कैसा रहेगा? उदासीन। तो ये प्रोटॉन त्याग रहा है, अम्लीय है, ये नहीं त्याग रहा है तो उदासीन है। या दोनों में तुलना करें तो ये ज्यादा अम्लीय है, ये बहुत ही कम अम्लीय है तुलनात्मक रूप में। तो लिखिए आप इसके बारे में। फिनॉल एथेनॉल से अधिक, हेडिंग डाल ली, फिनॉल तथा एथेनॉल की अम्लता की तुलना। हेडिंग क्या है? फिनॉल तथा एथेनॉल की अम्लता की तुलना। तो लिखो इसमें, फिनॉल एथेनॉल से अधिक अम्लीय होता है। लिखो, फिनॉल एथेनॉल से अधिक अम्लीय होता है।
इसका कारण यह है कि फिनॉल में से एक प्रोटॉन ब्रैकेट में H पॉजिटिव निकल जाने के बाद प्राप्त फिनॉक्साइड आयन ब्रैकेट में लिखो C6H5O नेगेटिव अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। फिर लिख लेती हूं क्यों, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तुम पहले सीबीएसई में थी ना। जबकि आगे लिखो, जबकि एथेनॉल से एक प्रोटॉन ब्रैकेट में कोई H पॉजिटिव निकल जाने के बाद प्राप्त एथॉक्साइड आयन ब्रैकेट में C2H5O नेगेटिव अनुनाद ना होने के कारण स्थायी नहीं होता है। अनुनाद ना होने के कारण स्थायी नहीं होता है। ये उतार लीजिए। और बिल्कुल ऐसा ही एक प्रश्न और भी है, उसे भी कर लेते हैं। पहले ये नोट करिए, फिर उसे भी किया जाए। ये नोट करिए, फिर उसे भी करते हैं। क्या है? ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, लिखो। क्या कारण है कि फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है? क्या कारण है कि फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है? क्या कारण है कि फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है? तो देखो, फिनॉल की अम्लीयता तो हमने पढ़ी ली। अब साइक्लोहेक्सेनॉल की देख लीजिए। ये होता है साइक्लोहेक्सेनॉल, जिसमें अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है। एक कौन है? साइक्लोहेक्सेनॉल है। ठीक। ये भी एक प्रोटॉन त्यागेगा। जब ये प्रोटॉन त्यागेगा, क्या देगा? साइक्लोहेक्साइड आयन देगा। साइक्लोहेक्साइड आयन देगा। अब देखो, साइक्लोहेक्साइड आयन में क्या ये बॉन्ड टूट करके यहां आ जाएगा, लेकिन आगे पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो आगे क्या रेजोनेंस होगा?
नहीं होगा, तो रेजोनेंस यहीं पर रुक जाएगा, नो रेजोनेंस। तो जब ये अपना प्रोटॉन हो त्यागे और इसमें रेजोनेंस भी ना हो तो ऐसे रूप में आना क्यों पसंद करेगा ये, यानी ये लेस स्टेबल फॉर्म है और ये मोर स्टेबल है। तो अगर ये धोखे से चला भी गया इसमें तो फिर से प्रोटॉन ग्रहण करके फिर से इसी रूप में वापस आ जाएगा, यानी इसी रूप में रहना ज्यादा पसंद करेगा, यानी प्रोटॉन नहीं त्यागेगा। तो एक ऐसा होगा उदासीन। या अगर तुलनात्मक रूप में कहो तो एक कम अम्लीय या अधिक अम्लीय। तो लिख लो इसके बारे में, लिखो फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। लिखो फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। इसका कारण यह है कि फिनॉल में से एक प्रोटॉन ब्रैकेट में H पॉजिटिव निकल जाने के बाद प्राप्त फिनॉक्साइड आयन ब्रैकेट में लगो C6H5O नेगेटिव, C6H5O नेगेटिव अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जबकि साइक्लोहेक्सेनॉल में से एक प्रोटॉन ब्रैकेट में H पॉजिटिव निकल जाने के बाद प्राप्त साइक्लोहेक्साइड आयन ब्रैकेट में लिखो C6H11O नेगेटिव, C6H11O नेगेटिव, C6H11O नेगेटिव में अनुनाद ना होने के कारण यह स्थायी नहीं होता। नोट कर लीजिए, पूरा नोट किया जाएगा ये सब, ये पूरा वो अलग क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन है। हाँ आप ये कर सकते हो, अभी अगर आपके पास समय कम है तो आप इसने कितनी जगह घेरी है उसमें वो देख लीजिए, उतनी जगह छोड़ के जबकि से इतना उतार लीजिए और ये वाला घर पर जाकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उतारना सब रहेगा, अभी तो बात पूरी होगी, ठीक है। इसके आगे कल होगी क्लास, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।